आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी हिम्मत और अपने विचारों से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे विचार की कहानी है जो आज भी जिंदा है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि इतनी कम उम्र का एक नौजवान उस वक्त की दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाए? 23, सिर्फ 23 साल। बस यही वो उम्र थी जब भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया था। इस एक नंबर में एक ऐसी जिंदगी की पूरी दास्तान छिपी है जो किसी भी मिसाल से कहीं बढ़कर है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बड़ी आग को जन्म दिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा में हुआ था और कमाल की बात यह है कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो पहले से ही आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा था। मतलब देशभक्ति तो उन्हें विरासत में मिली थी, उनके खून में थी। लेकिन फिर आता है साल 1919, एक ऐसा साल जो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। एक ऐसा साल जिसने एक बच्चे के दिलो दिमाग पर वो छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकी। जलियांवाला बाग का नरसंहार। इस एक बेरहम घटना ने उस नौजवान भगत सिंह के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी बुझ नहीं पाई। कह सकते हैं कि यहीं से उनके क्रांतिकारी बनने का रास्ता तय हो गया था। तो अब देखते हैं कि कैसे वो विचार, वो आग पहली बार एक्शन में तब्दील हुई। कैसे उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को सीधी और खुली चुनौती देना शुरू किया। साल 1928, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में हुई मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भगत सिंह के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर बदला लेने की कसम खाई और इसी का नतीजा था ब्रिटिश अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये सीधे सीधे साम्राज्य को एक खुला पैगाम था। इसके बाद भगत सिंह ने वो किया जिसके लिए उन्हें आज सबसे ज्यादा याद किया जाता है। पर जैसा कि कहा जाता है, ये सिर्फ एक धमाका नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। प्लान बड़ा साफ था। सेंट्रल असेंबली में ऐसे बम फेंकना जिनसे धुआं और आवाज तो हो, लेकिन किसी को कोई गंभीर चोट ना पहुंचे। मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं। मकसद था अपनी आवाज को, अपनी बात को बहरी हुकूमत के कानों तक पहुंचाना। और फिर सबसे बड़ा दाव, खुद गिरफ्तारी दे देना ताकि जो मुकदमा चले वो अदालत उनकी विचारधारा को पूरे देश तक पहुंचाने का एक मंच बन जाए। और जैसे ही असेंबली हॉल में धुआं फैला, उस धुएं के बीच से एक आवाज गूंजी, इंकलाब जिंदाबाद। और देखते ही देखते ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये पूरे आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बन गया। एक ऐसी आवाज जिसे कोई ताकत दबा नहीं सकती थी। लेकिन कहानी सिर्फ बम और पिस्तौल की नहीं है। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो हमें भगत सिंह की असली गहराई दिखाता है। जेल की सलाखों के पीछे एक नया भगत सिंह सामने आया, एक क्रांतिकारी और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा विचारक। जरा देखिए, जेल के अंदर भी वो दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ वो एक क्रांतिकारी थे जिसने जेल में कैदियों के हक के लिए 116 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, और दूसरी तरफ वो एक विचारक थे जिन्होंने जेल में ही अपना मशहूर लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये लेख उनके तर्क और उनकी वैज्ञानिक सोच को दिखाता है। और अब हम पहुंचते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसा अंत जो दरअसल उनकी अमरता की शुरुआत थी। जरा देखिए कि ये घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। 1928 में बदला, 1929 में असेंबली में बमकांड और गिरफ्तारी, और फिर सिर्फ 2 साल के अंदर 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में शहादत का दिन आ गया। कहते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े थे। उन्होंने मौत का स्वागत एक जश्न की तरह किया। और उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज भी 23 मार्च का दिन भारत में शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो हमें इन महान क्रांतिकारियों के उस सबसे बड़े बलिदान की हमेशा याद दिलाता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, भगत सिंह की असली विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक नाम है, या फिर वो एक सोच है? अन्याय के खिलाफ, डर के खिलाफ आवाज उठाने की सोच, अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की सोच।
इसका जवाब शायद इतिहास में नहीं, बल्कि हम सबके अंदर है।